हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्मयोगी आईएएस। सो हमने इक्वलिटी जो है वो कंप्लीट कर लिया था, राइट्स भी हमने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर हम जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उनको जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज की कथा को शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। Now, the justice is actually the architectonic principle in the political science. अगर हम प्लेटो से बात करें, प्लेटो से लेके जस्टिस इज द कॉर्नर स्टोन, की स्टोन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. Political science revolves around, at least normative political science revolves around the concept of justice. और जस्टिस में से हमेशा क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट. हमें कोई स्कॉलर नहीं बना है, एग्जाम की तैयारी करनी है. इस बार देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था कि डॉक्टर अंबेडकर्स आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस लीड टू इगेलिटेरियन जस्टिस एज कंपेयर टू रोल्स जस्टिस एज फेयरनेस विच एम्स एट द नोशन ऑफ प्योर प्रोसीजरल जस्टिस. तो इसमें अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए. अंबेडकर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे तो तब डिस्कस करेंगे उनका इगेलिटेरियन जस्टिस क्या है. बट रोल्स का जो जस्टिस एज फेयरनेस है वो प्रोसीजरल कैसे है, इसको हम ज़रूर आज की क्लास में देखेंगे. तो चलो विदाउट मच डिले स्टार्ट करते हैं. तो ये एक इंट्रो के लिए कोई भी टॉपिक है उसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि कोट को रखा जाए जो भी आप यूज ले सकें. सो जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल सिस्टम एज द ट्रूथ फॉर एनी सिस्टम ऑफ थॉट. जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल सिस्टम एज द ट्रूथ फॉर एनी सिस्टम ऑफ थॉट. दिस इज कॉल्ड बाई जॉन रॉल्स. और इसका जो सिलेबस है उसमें आपके दो तीन चीज़ें हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, फिर रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, फिर कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस. ये हम तीनों चीज़ देखेंगे. जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि प्लेटो, रिपब्लिक, वो सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, आप वहाँ से ले सकते हैं. अब ये स्पून फीडिंग की तो ज़रूरत है नहीं, मतलब कि आपको बताया जाए हर चीज़ दोबारा से, छोटी छोटी चीज़ें कहाँ पढ़ा था. तो अब नॉर्मल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट आता है वो तो आप प्लेटो से ले ही सकते हैं, प्लेटो के अंदर. और उसके अलावा एरिस्टोटल ने भी, सोक्रेटिस ने भी, सब जगह जस्टिस का कॉन्सेप्ट आया है. और जहाँ जहाँ से भी आपको इंटर रिलेट करना आना चाहिए चीज़ों को, है ना. इंटर रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब का जो पेपर है वो खास करके आप देखेंगे कि अंबेडकर और रोल्स को ही कंपेयर करा दिया. तो इस हिसाब से को रिलेशन जो है वो डिमांड है इस एग्जाम की कि हम कॉन्सेप्ट्स को को रिलेट करें, अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको. तो जस्टिस जो है, that this concept of justice, it belongs to the normative political theory. Its origin we can see in Plato. Plato says justice as fairness and for the peaceful society this is must. Then Rawls, John Rawls revived the tradition of Plato. लिबरलिज्म जैसा कि हमें पता है, ब्रीफली हम बता देते हैं क्योंकि पता रहेगा जस्ट जब हम आगे पढ़ेंगे. तो जस्ट एज ए ब्रशअप, लिबरलिज्म दो तरीके से आप बांट सकते हैं, आइडियलिज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म. तो जो यूटिलिटेरियनिज्म है उसको कॉन्सिक्वेंशियलिज्म भी कहते हैं. इट फोकसेज ऑन प्लेजर और प्रॉफिट एंड एक्सेसिव और पजेसिव इंडिविजुअलिज्म. यूटिलिटेरियनिज्म, पजेसिव इंडिविजुअलिज्म. दिस इज टीलियोलॉजिकल एंड टीलियोलॉजिकल मीन्स एंड जस्टिफाइज मीन्स. एंड है वो मिलना चाहिए. येन केन प्रकार है, साम दाम दंड भेद, एंड मिलना चाहिए. Jeremy Bentham, John Locke, they were the scholars of this sort of possessive individualism or utilitarianism. Then what idealism says? Idealism is right-based approach. Rights of people इस पे फोकस करती है idealism, ठीक है. And idealism is deontological. Moral और rational man, कि man जो है वो moral है and rational being है. और जो एंड है that does not justify means. Deontological, deontos, it means end is important but the means are also important. End means it categorical imperative of Immanuel Kant. I already told you in last previous video. If you didn't watch, अगर आपने अभी तक के वीडियोस को नहीं देखा है then please do ask them. Because political science is like a chain. If you miss one link, the whole chain is broken. So please do ask the previous videos if you want to have the conceptual clarity in political science.
The concept, the tradition of idealism, it is represented by John Rawls and Immanuel Kant. There are multiple scholars. I just mentioned two so that it's easy to remember, and two are more than sufficient. Two scholar of this, two scholar of this, so four are more than enough. So it focuses on dignity of human beings, inviolability of human beings. Inviolability, ठीक है, जो डिग्निटी है ह्यूमन बीइंग की, वो कॉन्सेप्ट ऑफ इनवायलेबिलिटी उस पर अप्लाई होता है. मतलब डिग्निटी को कभी ब्रेक नहीं किया जा सकता. ह्यूमन डिग्निटी इज सैक्रोसेंट. सो नाउ लेट्स मूव टू द, ये कॉन्सेप्ट ऑफ हमने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस का हमने देखा. Now let's move to the theory of John Rawls. So what was the background of works of John Locke? To address the dissatisfaction of American people with the existing system in 70s. 1970s में इन्होंने थ्योरी दी थी. उस वक्त क्या चल रहा था? सिविल अनरेस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स, हिपी मूवमेंट, ये सब चीज़ें चल रही थी. उस वक्त जॉन रॉल्स ने डिससेटिस्फेक्शन को एड्रेस करने के लिए थ्योरी दी थी. सो पब्लिक पॉलिसी, एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या था? पब्लिक पॉलिसी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये इनकी थ्योरी है ना. पब्लिक पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब यही होता है कि भाई जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, स्पेशली फॉर लीस्ट एडवांटेजेस स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी, टू डिस्ट्रीब्यूट देम. सो it's basically the theory of justice of John Rawls is the theory of distributive justice. And John Rawls, he basically, dwells in the what principles of justice would govern an ideally just liberal democracy, like Plato. Plato का क्या था meaning कि how to make Athens great again. Okay, so स्पार्टा, मैंने वो बताया था आपको प्लेटो का, आप लेक्चर जाके पहले देखिए. स्पार्टन्स और एथेंस कैसे वो लड़ाई कर रहे थे. प्लेटो ऑल्सो वांटेड टू गवर्न एन आइडियल सोसाइटी एंड ही गिव्स हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस फॉर दैट ओनली. सो जॉन रॉल्स ऑल्सो, context is somewhat similar, that what principles of justice would govern an ideally just liberal democracy. What principles of justice would govern an ideally liberal just democracy. So ये जो कंसर्न था, इसमें जो जॉन रॉल्स है वो अपनी थ्योरी देते हैं. बट जॉन रॉल्स डिपार्ट्स फ्रॉम फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन ऑफ सोक्रेटिक और प्लेटोनिक कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस. जॉन रॉल्स पूरी तरीके से जो आइडिया पे डिपेंडेंस है उससे हट जाते हैं. प्लेटो से अलग कैसे हैं जॉन रॉल्स? प्लेटो जस्ट सेज दैट आइडिया इज रियल एंड मैटर इज नॉट रियल. जॉन रॉल्स डिपार्ट्स फ्रॉम दिस ट्रेडिशन टू दैट एक्सटेंट. He brings analytical understanding. He brings the real life example. He just he does not depend upon the thoughts or ideas. He comes in the real world of justice and the practicalities of justice. You will see how he gives his theory. So this is the book, A Theory of Justice by John Rawls. He is the gentleman. So this theory, let's see what he says in A Theory of Justice. This book you can remember and you can quote. So some brief introduction. If question directly comes about John Rawls, John Rawls is regarded as the greatest, one of the, you can always mention one of the greatest political philosophers of 20th century, and he revives the normative approach and he gives liberal egalitarian model of justice. His theory is based on idea of justice, and his model is liberal egalitarian model of justice. His status is regarded at par with Plato. His status is regarded at par with Plato. And in liberal world, there are two kind of theories vis-a-vis liberty and equality. That social liberal, they say that liberty and equality, they are complementary to each other. We saw in the previous lecture. You do watch if you haven't watched the previous lectures. So for the classical liberals, equality restricts freedom and liberty means freedom. For social liberals, actually these theory, they are in response to the
socialist challenge. 70s का जो टाइम था when John Rawls gave this theory. So he basically gave it in context of socialist challenge. That time USSR, Cold War was going on, and USSR, it was the peak of its might, you can say. So there was growing charm towards socialism. So it was a response to socialism and social liberalism. It basically harmonizes or balances both the theories, socialism and liberalism, and it gives it brings to the middle path of egalitarian or socialist, egalitarian socialist liberals. Okay, so he revived the social contract of John Locke. Locke भले ही पजेसिव इंडिविजुअलिज्म या क्लासिकल लिबरल्स की तरह उनके थॉट थे, बट उसके बाद भी जो जॉन रॉल्स हैं वो उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो थ्योरी को ज़रूर रिवाइव करते हैं. ठीक है. सो ही इज लिबरल इगेलिटेरियन. ये वर्ड्स को याद रखना, लिबरल, इगेलिटेरियन, जॉन रॉल्स, जॉन लॉक, ये सब, sorry, not John Locke, Amartya Sen, they come under this liberal egalitarian model of justice. So he revives the social contract of John Locke. Now let us see the works of John Locke. So his first book, it is the most famous book, A Theory of Justice. In 1971 it was written. So John Locke says that society is like a chain, as I give example of political science is like a chain. He says that society is like a chain, and its weakest link is important, because even one link is broken, then the whole chain breaks. So society, it depends upon system of cooperation, and it continues only the system is just. Society depends upon the system of cooperation, and it continues only if the system is just. And justice is inherent in the soul. Now here the normative aspect of John Rawls comes. Okay, inherent in soul. He again talks about the soul, the concept of soul, inherent nature of the concept of justice. And the concept of, here comes, see, this question is directly from purely procedural. Purely procedural. See, ये exactly यही question आया. And मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो नोट्स हैं ये इस एग्ज़ाम का, मतलब इस साल का पेपर होने के बाद नहीं बनाए, इस साल का पेपर हुआ उससे पहले के नोट्स हैं ये. सो यू कैन सी दैट किस हिसाब से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो इस बार के आए हैं, है ना, अगर लास्ट में टाइम बचा तो मैं आपको इस साल का जो पेपर है वो आपको दिखा भी दूंगा कि किस तरीके से आप जो पढ़ाया जा रहा है आपको इन क्लासेस में, उनके बेसिस पे इजीली आप सोल्व कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स मूव. अब यही क्वेश्चन आया एग्जैक्टली. ठीक है. अब आपको कनेक्ट तो करना पड़ेगा, इतना आपको कोई नहीं बताएगा. इंटरलिंकेज कौन करेगा? आपको अंबेडकर भी पढ़ाया जाएगा, रॉल्स भी पढ़ाया जाएगा. आप कनेक्ट करना आपको आना चाहिए. ये जो वर्ड है ये, अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये प्योरली प्रोसीजरल, यही वर्ड मैंने लिखा हुआ है. मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ. इसी वर्ड के ऊपर क्वेश्चन आया है. दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड कि कैसे जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है वो प्योरली प्रोसीजरल है. ठीक है. किस हिसाब से जॉन रॉल्स की थ्योरी प्योरली प्रोसीजरल है, जो इगेलिटेरियन उनकी थ्योरी है, और कैसे जो अंबेडकर हैं वो इगेलिटेरियन, उनकी थ्योरी है वो इगेलिटेरियन है. ओके. सो प्योरली प्रोसीजरल कहने के पीछे जो जॉन रॉल्स का जो मोटिव था वो ये था कि मेरी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो प्योरली प्रोसीजरल है. क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी आइडियोलॉजिकल नोशन. इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी आइडियोलॉजिकल नोशन. ठीक है. प्रोसीजरल बोलने का मतलब यही है कि भाई आइडियोलॉजी, क्योंकि वो सोशलिज्म के खिलाफ थे. देखो आपको दिखाई भी दे रहा है कि ही गिव्स हिज थ्योरी इन सच ए वे दैट चैलेंजेस its enemy. Okay, so because socialism was seen as an ideology, he says that मेरी जो थ्योरी है भाई वो तो प्योरली प्रोसीजरल है, कि आप बेसिक जो नेचुरल लॉज को अगर फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली मेरी थ्योरी तक ही पहुंचना पड़ेगा. इतनी ज़्यादा प्योरली प्रोसीजरल है. जस्ट प्रोसीजर को मैंने फॉलो किया और उसके बेसिस पे ही मुझे मेरी थ्योरी मिल गई. तो मेरी थ्योरी प्योरली प्रोसीजरल है, इसमें कोई आइडियोलॉजिकल नोशन है ही नहीं.
किस हिसाब से प्योरली प्रोसीजरल है? लेट अस सी डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ही सेज दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, यू नो, ही नाउ ही ब्रिंग्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जॉन लॉक, जो हमने अभी अभी पढ़ा था। तो वो कैसे अपनी थ्योरी को बिल्ड करता है? वो बोलता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के 3 स्टेजेस हैं, जॉन रॉल्स बोलता है, ठीक है, 3 स्टेजेस। फर्स्ट ओरिजिनल पोजीशन जैसे होता है, सेकंड प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 होते हैं, इसी को सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट का वो है जो ट्रेडिशनली भी आप देख सकते हो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का यही तो प्रोसेस है। ओरिजिनल पोजीशन, मैन इज, यू नो, जैसे होब्स ने कहा था, नास्टी ब्रूटिश स्टेट ऑफ नेचर इज नास्टी ब्रूटिश पुअर, लाइफ इज शॉर्ट। सो इस तरीके से ओरिजिनल पोजीशन, देन प्रोसेस, क्या प्रोसेस के थ्रू वो आते हैं, और फिर आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर ओरिजिनल पोजीशन व्हाट जॉन रॉल्स डू, ही गिव्स कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूरिस्टिक डिवाइस और व्हील ऑफ इग्नोरेंस। व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ही गिव्स कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील ऑफ इग्नोरेंस। व्हील का मतलब वही होता है जैसे पूरा ढक लिया, कवर कर लिया, ठीक है। तो वो बोलता है कि ओरिजिनल पोजीशन के लिए एक आदमी को पूरे तरीके से ढक दिया जाए, ठीक है, पूरे तरीके से, मतलब उसके आइडेंटिटी को ही, उसकी कॉन्शियसनेस को ही पूरा कवर कर दिया जाए, ना केवल बाहर से ढका जाए, है ना, वो पूरी तरीके से इग्नोरेंस है अपनी आइडेंटिटी को लेकर, ठीक है। अब कोई भी रेशनल एंड मोरल मैन होगा, ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स अभी करना है, ठीक है, एक आदमी है, उसी को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स अगर करना है, ठीक है, वो पूरी तरीके से व्हील ऑफ इग्नोरेंस में, पूरी तरीके से उसको मतलब कुछ रूल्स बनाने हैं जिसके थ्रू प्राइमरी गुड्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सको, ठीक है। अब अगर उसको उन गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या रूल बनाएगा वो, अगर वो व्हील ऑफ इग्नोरेंस के अंदर है? व्हील ऑफ इग्नोरेंस मतलब वो जानता ही नहीं है मैं कौन हूं, है ना, वरना तो आप बोल दोगे भाई वो अमीर है तो वैसे रूल बनाएगा, गरीब है तो वैसे बनाएगा। इसीलिए उसने ओरिजिनल पोजीशन का कॉन्सेप्ट दिया कि ओरिजिनल पोजीशन के अंदर ह्यूरिस्टिक जो डिवाइस है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस है, उसके अंडर You have more than 24 upcoming appointments. Here are the first. जो व्हील ऑफ इग्नोरेंस जो उसका है, उसके अंडर वो ये पता ही नहीं लगा पा रहा है, उसको बिल्कुल पता नहीं है कि मैं हूं कौन। तो अब इस सिचुएशन में उसको रेशनल और मोरल मैन, इसलिए प्योरली प्रोसीजरल बोल रहा है। आपको समझ में आ रही है ना बात, प्योरली प्रोसीजरल क्यों बोल रहा है? क्योंकि कोई भी रेशनल और मोरल मैन होगा तो एक ही रिजल्ट तक पहुंचेगा, उसका कहने का ये मतलब है, इसलिए ये प्योरली प्रोसीजरल है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बोलता है कि वो जब भी किसी भी तरीके से अलॉटमेंट करेगा तो हमेशा ऐसे करेगा कि उसका खुद का लॉस नहीं हो। भाई मैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस में हूं, ठीक है, मैं जानता नहीं मैं कौन हूं, कहां से हूं, कोई पोजीशन कुछ याद नहीं है मेरे को डिसाइड करना है कि ये जो प्राइमरी रिसोर्सेज हैं इनको मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ठीक है। अब मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं, मुझे कुछ ऐसे रूल्स बनाने हैं कि उन रूल्स के अंडर सारे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और मुझे जब पता ही नहीं है मैं कौन हूं, तो मैं रूल्स ऐसे बनाऊंगा जिसके थ्रू मुझे वर्स्ट केस के अंदर भी कोई नुकसान ना उठाना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं सोचूंगा मैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस में हूं, तो मुझे ये तो पता नहीं कि मैं भिखारी हूं या तो मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हूं, ओके। तो अब मैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस में मैं सोचूंगा क्या रूल बनाऊं कि अगर मान लो मैं भिखारी भी हूं, इस व्हील ऑफ इग्नोरेंस से बाहर निकला मैं, ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ इग्नोरेंस के अंडर मेरे को पता नहीं, अब मैं इग्नोर हूं पूरा। लेकिन जब मेरे को पता लगा मेरी आइडेंटिटी का, तो अब मैं अगर सबसे पुअर आदमी भी हूं सोसाइटी का, तो उसके अंदर भी मुझे जस्टिस मिले, है कि नहीं? हर आदमी यही चाहेगा ना, हर इंटेलिजेंट आदमी यही तो सोचेगा कि भाई कोई भी आदमी हो, सब एक बैलेंस्ड अप्रोच, मतलब सब एक बैलेंस्ड लाइफ जिए, सब एक सुखी हैप्पी लाइफ अगर जिए, तो उसके लिए मैं कैसे रूल्स बनाऊंगा? उसके लिए मैं एक जस्ट रूल बनाऊंगा। ये जॉन रॉल्स का आर्ग्यूमेंट है। इसको वो बोलता है कि जस्ट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, है ना, ये इंस्टीट्यूशंस क्या हो गए? वो रूल्स ही तो हो गए ना। अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशन क्यों बनाए जाते हैं? रूल्स को फॉलो करने के लिए। तो जस्ट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ब्रिंग करते हैं डेमोक्रेटिक इक्वलिटी को, ठीक है, और इक्वलिटी विदाउट सैक्रिफाइसिंग लिबर्टी। ये कहता है डेमोक्रेटिक इक्वलिटी का मतलब है इक्वलिटी विदाउट सैक्रिफाइसिंग लिबर्टी। डेमोक्रेटिक इक्वलिटी का क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक इक्वलिटी, ये डेमोक्रेसी का भी कॉन्सेप्ट नहीं देता, इक्वलिटी का भी नहीं देता। ये बोलता है डेमोक्रेटिक इक्वलिटी। डेमोक्रेटिक इक्वलिटी है इक्वलिटी विदाउट सैक्रिफाइसिंग द लिबर्टी।
इक्वलिटी विदाउट सेक्रीफाइसिंग द लिबर्टी। एंड इसके लिए वो बोलता है अब क्या करना चाहिए, तो इसके लिए वो बोलता है रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम। जॉन रॉल्स जो कॉन्सेप्ट है वो देता है रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम का। ये बहुत ही बड़ा भारी धांसू वर्ड है, इसको याद रखना, रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम। रिफ्लेक्सिव, शायद यहाँ पे स्पेलिंग का छोटा सा एरर हुआ है, रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम, इसको काट दीजिए। जॉन रॉल्स कॉन्सेप्ट देता है रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम का, ठीक है, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम। सो वो बोलता है रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट देता है। सो दिस इज द मेथड ऑफ रीजनिंग अप्लाइड ऑन एथिकल क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि वो बोलता है कि एथिक्स का जो सोर्स है वो क्या है, सोल का कॉन्सेप्ट लाया था ना अभी जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने कहा था कि भाई जो सोल है, जो ह्यूमन जो आत्मा है, ठीक है, जस्टिस उसकी इनहेरेंट क्वालिटी है, जस्टिस इज द क्वालिटी, इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ सोल। सो इन दैट सेंस सोर्सेज ऑफ एथिक्स ही सेज रीजन और इंट्यूशन आर द सोर्सेज ऑफ एथिक्स, लाइक प्लेटो। प्लेटो की तरह वो क्या बोलता है कि एथिक्स का सोर्स कौन है, रीजन या इंट्यूशन है, ठीक है। लेकिन साथ में वो कहता है कि जो रीजनिंग है वो डेफिनेटली अप्लाई की जानी चाहिए एथिकल क्वेश्चंस के ऊपर। वो डिडक्टिव प्रूफ्स को रिजेक्ट करता है, ठीक है। ये बड़े मजे की बात है, मतलब वो एक हिसाब से बात कर रहे हैं कि एथिक्स जो है उसका सोर्स तो डेफिनेटली रीजन है, लेकिन वो वहां पे रुक नहीं जाता। प्लेटो वहीं रुक जाता है कि सोर्स जो है वो सोल है और उसके बाद में जो आइडिया है वो रियल है, तो वो आइडिया के बेसिस पे थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करता है। जॉन रॉल्स यहां नहीं रुकता है। जॉन रॉल्स कहता है डेफिनेटली जो रीजन है, मतलब जो एथिक्स है, जो मोरल वैल्यूज हैं, कोर जो वैल्यूज हैं, जो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव अपन बोल सकते हैं जिसको, इमैनुअल कैंट का, डेफिनेटली उनका जो सोर्स है वो रीजन ही है ना। उनका जो रीजन है वो इंट्यूशन है, ठीक है। उनका जो जो सोर्स है वो इंट्यूशन है या रीजन है, सोल है, ठीक है। बट वो बोलता है कि जो भी मेथड ऑफ रीजनिंग है वो भी एथिकल क्वेश्चन पे अप्लाई होनी चाहिए। ये जो मेथड ऑफ रीजनिंग है ये प्लेटो अप्लाई नहीं करता है एथिकल क्वेश्चंस के ऊपर। वो बोलता है कि डिडक्टिव प्रूफ्स जो हैं वो नहीं चलेंगे, डिडक्टिव प्रूफ्स को वो सेंटिफाई नहीं करता है। वो बोलता है कि क्या मेथड यूज लेना चाहिए जब डिडक्टिव प्रूफ्स को नहीं मानता है जॉन रॉल्स, तो वो बोलता है डेवलप ए फिलोसॉफिकल थ्योरी, सीक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। कोई भी आपने एक फिलोसॉफिकल थ्योरी बना ली है ना, अब मान लिया कि आपने रीजन के बेसिस पे बनाई, बट पता क्या है कि वो है कि नहीं, तो वो बोलता है सीक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। उसमें जस्टिस के प्रिंसिपल्स को देखो, कंपेयर देम विथ डीपेस्ट इंट्यूशंस अबाउट मोरालिटी एंड जस्टिस, ठीक है। आपने जो भी जस्टिस की कोई भी फिलोसॉफिकल थ्योरी बनाई, ठीक है, उसमें देखो जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आप देखिए, है ना। जो भी आप बेसिक जो आपका रीजन बोलता है कि भाई किसी को भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए, ये मैं एक ब्रॉड एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, है ना। उसने ये नहीं बोला था किसी को दुख नहीं देना चाहिए, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि फॉर एग्जांपल किसी को दुख नहीं देना चाहिए, ये प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस अपने को लगता है कि भाई किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ये जो आपकी थ्योरी के, इस थ्योरी के अंदर जो जो आपके जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं उनको आप कंपेयर करो आपका जो डीपेस्ट इंट्यूशन है, ठीक है, अबाउट मोरालिटी एंड जस्टिस, जो जस्टिस और मोरालिटी के बारे में जो इंट्यूशन, उसको कंपेयर करो जो आपने फिलोसॉफिकल थ्योरी बनाई है उसके साथ। अब अगर वो फिट होता है तो थ्योरी और प्रिंसिपल आपने ये जो बनाया था ये जस्टिफाइड है। अगर नहीं फिट होता है इंट्यूशंस के साथ आपकी फिलोसॉफिकल थ्योरी, तो ये बोलता है वर्किंग बैक एंड फोर्थ ऑन द प्रिंसिपल्स एंड इंट्यूशंस। तो जब तक आप दोबारा से थ्योरी बनाते रहो, प्रिंसिपल्स दूसरे देते रहो, जब तक कि आपके ये थ्योरी, आपने जो थ्योरी बनाई है वो आपके डीपेस्ट इंट्यूशन के साथ मैच नहीं करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो जो है वो एक बैलेंस बनाता है फिलोसॉफिकल थ्योरी भी देने के बीच में और इंट्यूशंस के बीच में भी, ठीक है। तो फिलोसॉफिकल जो थ्योरी है वहां पे किसका यूज हुआ, रीजन, और वहां पे रीजनिंग का भी यूज हुआ, मेथड ऑफ रीजनिंग का, ठीक है। मेथड ऑफ रीजनिंग का यूज में कहाँ हुआ,
फिलोसॉफिकल थ्योरी के अंदर। तो फिलोसॉफिकल थ्योरी बनाई, प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस उसमें देखे, अगर वो मैच करते हैं डीप इंट्यूशन के साथ तो ठीक है, वो थ्योरी सही है, वो बोल रहा है जॉन रॉल्स। अगर नहीं मैच कर रहे डीप इंट्यूशंस अबाउट मॉरलिटी एंड जस्टिस के साथ, तो दोबारा से बैक एंड फोर्थ आप दोबारा जाओ, थ्योरी में चेंज करो प्रिंसिपल्स को, जब तक कि वो इंट्यूशंस इनके साथ मैच नहीं हो जाए। तो इस हिसाब से वो रीजनिंग है और जो इंट्यूशन है उन दोनों के बीच का बैलेंस बनाता है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे वो क्या डेवलप करता है, रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम। रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम, ठीक है। व्हील ऑफ इग्नोरेंस के अंदर व्हील ऑफ इग्नोरेंस जो उसका है, ठीक है, यहां पे जो व्हील ऑफ इग्नोरेंस है उसके अंदर क्या करता है, वो व्हील ऑफ इग्नोरेंस के अंदर डेवलप करता है फिलोसॉफिकल थ्योरी को, ठीक है। ये व्हील ऑफ इग्नोरेंस में फिलोसॉफिकल थ्योरी को डेवलप किया जाएगा, उसके अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस को देखा जाएगा, उन जस्टिस को इंट्यूशंस जो है मॉरलिटी और जस्टिस के बारे में उनसे कंपेयर किया जाएगा, तब तक कंपेयर किया जाएगा जब तक कि वो इनके साथ फिट नहीं बैठ जाते, और वो जो थ्योरी होगी वही थ्योरी ऑफ जस्टिस होगी जॉन रॉल्स के द्वारा। थ्योरी एंड जो प्रिंसिपल्स हैं वो जस्टिफाइड होंगे, और इसी प्रोसेस के बेसिस पे इसने जो प्रोसेस किया, इसके बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट देता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम। ये बोल रहा है कि भाई डेमोक्रेटिक इक्वलिटी जो है, जो इक्वलिटी विदाउट सेक्रीफाइसिंग लिबर्टी जो है वो जस्ट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्राप्त होगा, और जस्ट इंस्टीट्यूशन जो है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल पे बेसिस होने चाहिए। अब ये देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम जो है, ठीक है, वो किस हिसाब से वो बोलता है, वो एक प्रिंसिपल देता है मैक्सिमम प्रिंसिपल, है ना। रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम जो है वो यही हो गया कि ये जो बैक एंड फोर्थ आप जो इटरेशंस कर रहे हो, आइटरेशंस, इसी को रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना, ठीक है। रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम जो है वो क्या, इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करना किस किस के बीच में, जो आपकी रीजनिंग है, जिस रीजनिंग के बेसिस पे आपने फिलोसॉफिकल थ्योरी को डेवलप किया है, और जो आपके डीप इंट्यूशंस हैं मॉरलिटी और जस्टिस के बारे में, इन दोनों के बीच में बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ आपने जो इटरेशंस किए, जब तक ये दोनों मैच नहीं हो जाते, जब तक ये फिट थ्योरी प्राप्त नहीं हो जाती, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ये क्या बोलता है, रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम। परफेक्ट थ्योरी तक पहुंचने की जो कोशिश है, जो तरीका है, वही रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम है। रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम के थ्रू जो जॉन रॉल्स है वो डेमोक्रेटिक इक्वलिटी को एस्टैब्लिश करेगा, जहां पे इक्वलिटी विदाउट सैक्रिफाइसिंग लिबर्टी है, और ये ही जस्ट इंस्टीट्यूशंस को बनाएगा। अब ये रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम के थ्रू कहां पे पहुंचता है, वो है मैक्सिमम प्रिंसिपल। वो बोलता है भाई मैक्सिमम प्रिंसिपल्स है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो डेमोक्रेटिक इक्वलिटी को दिला सकता है, जस्ट इंस्टीट्यूशन बना सकता है, ठीक है। और इसके अंदर ये बोथ लिबर्टी और इक्वलिटी की बात करता है, बोथ लिबर्टी एंड डिग्निटी दोनों की बात करता है। और वो बोलता है कि जो सोशलिस्ट हैं और जो लिबर्टेरियंस हैं वो लोग रेशनल नहीं है, ठीक है। वो रेशनल क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम को यूज नहीं किया। जो सोशलिस्ट हैं उन्होंने भी रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम को यूज नहीं किया, जो लिबर्टेरियंस हैं उन्होंने भी रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम को यूज नहीं किया, और उन्होंने डीप इंट्यूशंस हैं जस्टिस और लिबर्टी के बारे में, जो जस्टिस और मोरालिटी के बारे में, उनको उन्होंने जो रीजन है उसके साथ पूरी तरीके से जो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन नहीं किया, उनके साथ हारमोनी स्थापित नहीं की, ठीक है। और एक परफेक्ट थ्योरी तक वो नहीं पहुंच पाए, इसीलिए हम जो है वो क्या करेंगे, परफेक्ट थ्योरी देंगे, क्योंकि मैंने रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम को यूज किया और उसके द्वारा मुझे मैक्सिमीन प्रिंसिपल मिला है। और उस मैक्सिमम प्रिंसिपल का रिजल्ट है वो 3 प्रिंसिपल हैं। कौन से 3 प्रिंसिपल हैं, मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी, ये पहला, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिफरेंस प्रिंसिपल। कौन सा, मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी, मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी, देन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड देन डिफरेंस प्रिंसिपल। मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिफरेंस प्रिंसिपल, 3 प्रिंसिपल ये देता है। जो डिफरेंस प्रिंसिपल है उसी को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी कहा जाता है। और ये तीनों जो है वो लेक्सिकल ऑर्डर के अंदर है, ठीक है। इस वर्ड को आप याद रखिएगा, बहुत, मैं बस अपने नोट्स में कीवर्ड ही मैंने यूज किए हुए, ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। ये जो ये लेक्सिकल ऑर्डर के अंदर है, तीनों के तीनों। लेक्सिकल का मतलब होता है ऊपर से नीचे, इसी ऑर्डर के अंदर, कि ये जो प्रिंसिपल ये है मैक्सिमम प्रिंसिपल है, इसका रिजल्ट है 3 प्रिंसिपल्स, ठीक है। 3 प्रिंसिपल कौन से हैं, सबसे पहले जो फोकस होना चाहिए जस्ट इंस्टीट्यूशंस का, वो होना चाहिए मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी। सबसे पहले लिबर्टी देखो लोगों की, सबको एकदम खुली समानता का अधिकार मिले। दूसरा, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देखो आप, कि सबको समान मतलब वो मिले, जो अपॉर्चुनिटीज है वो इक्वल मिले। तीसरा, डिफरेंस प्रिंसिपल की, उसके बाद में भी अगर उनके बीच में इनइक्वलिटी है
तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन किया जाए, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं उनसे टैक्स लिया जाए, और वो जो है वो कम मतलब जो बहुत पुअर हैं उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स उसके अंदर चलाई जाएं, और इसको उन्होंने डिफरेंस प्रिंसिपल कहा। ठीक है, तो ये था जॉन रॉल की थ्योरी। अब जॉन रॉल की जो थ्योरी है उसकी क्रिटिसिज्म फटाफट हम देख लेते हैं। उसकी जो सोशलिस्ट लोग हैं वो बोलते हैं कि ये तो वल्गर डिफेंस है इनइक्वालिटी का। किस हिसाब से? वो बोलते हैं कि भाई ये लेक्सिकल ऑर्डर में दे दिया, इसका मतलब हो गया सबसे पहले तो इक्वलिटी पे फोकस करेंगे, और इक्वलिटी था वो एक्चुअली किसका कॉन्सेप्ट था? बुर्जुआ कॉन्सेप्ट था ना, आपको बताया था अभी कि बुर्जुआ कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि मैक्सिमम लिबर्टी पे फोकस करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट लिबर्टी है। अब लिबर्टी किसका था? लिबर्टी जो एडवोकेट कर रहे थे वो बुर्जुआ कर रहे थे, क्योंकि उनको फ्रीडम चाहिए ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और फिर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये भी बुर्जुआ कॉन्सेप्ट था, हमने देखा था थोड़ी देर पहले। तो जो लिबर्टी और अपॉर्चुनिटी तो बुर्जुआ को चाहिए, तो वो बोल रहे हैं कि आपने इन दोनों को ऊपर वाले पेडेस्टल पे रख दिया, क्योंकि लेक्सिकल ऑर्डर है। मतलब पहला इंपॉर्टेंस ये, दूसरा इंपॉर्टेंस ये, तीसरा इंपॉर्टेंस डिफरेंस प्रिंसिपल को दिया है आपने। मतलब सब कुछ मलाई मलाई खा लें सब बुर्जुआ, और उसके बाद में थोड़ा बहुत आपने टुकड़ा दे दिया जो है पुअर लोगों को। तो ये बोल रहे हैं सोशलिस्ट, इसलिए बोल रहे हैं ये वल्गर डिफेंस है इनइक्वालिटी का, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। उनका ये बोलना है सोशलिस्ट का। फेमिनिस्ट बोलते हैं सुसान मॉलर ओकिन कि ये मस्क्यूलिनिस्ट है कॉन्सेप्ट, और ये पर्सनल वर्सेस पॉलिटिकल का ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि जॉन रॉल्स है वो इग्नोर करते हैं जस्टिस इन द स्फीयर ऑफ फैमिली। देन कैरोल गिलिगन, शी सेज दैट एथिक्स ऑफ केयर, शी गिव्स इम्पोर्टेंस ऑन एथिक्स ऑफ केयर। शी सेज दैट कि वुमेन जो हैं वो प्रीफरेंस देती हैं केयर को जस्टिस के ऊपर। ठीक है, इनको जस्ट याद रख लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्रिटिक्स हैं वो आपके सिलेबस में तो कम्युनिटेरियन क्रिटिक जो है वो मेंशन है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये सब बस आपको मेंशन करने हैं, तो इट्स नॉट टू मच, हम बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। लिबर्टेरियंस, नोजिक कहते हैं कि इट वायलेट्स द ह्यूमन डिग्निटी, क्योंकि लिबर्टेरियंस है उनके हिसाब से डिग्निटी क्या है? उनके हिसाब से डिग्निटी है मैक्सिमम लिबर्टी। दे सेज दैट, एंड ही गिव्स एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन लॉक्स थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। और वो नोजिक कहता है नाइट वॉचमैन स्टेट होना चाहिए। ठीक है, वो क्या देता है? एंटाइटलमेंट देता है कि भाई एंटाइटलमेंट है हमारा, तो है ना, हमारा पिता की जागीर है। एंटाइटलमेंट बोलते हैं ना, भाई तेरी क्या जागीर है क्या? वो बोलता है हाँ बिल्कुल जागीर है। तो एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस देता है बेस्ड ऑन लॉक्स थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, है ना। लॉक भी बोलता है ना नाइट वॉचमैन स्टेट लिबर्टी, हमने पहले पढ़ा था जो क्लासिकल लिबरल जो थॉट था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले के वीडियो ज़रूर देखिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझने के लिए। और हायेक जो है वो कहता है कि स्टेट अपनी पावर को इंक्रीज करता है इन द नेम ऑफ सोशल जस्टिस एंड प्रोग्रेसिव, जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है उसके बेसिस पे कुछ नहीं होगा। जो स्टेट जो है वो अपनी पावर जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करेगा। दीज आर द जेंटलमैन नोजिक एंड हायेक। फिर जो सोशल लिबरल्स हैं, मतलब ये खुद भी सोशल लिबरल है, बट सोशल लिबरल फिर भी इसकी क्रिटिसिज्म करते हैं। क्यों करते हैं? वो रोल्स की मेथडोलॉजी है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। रोल्स गोज फॉर रेशनल चॉइस, है ना, वो रीजन पे ज़्यादा फोकस करता है। बट अमर्त्य सेन सेज दैट वी शुड गो फॉर सोशल चॉइस नॉट रेशनल चॉइस। SOCIAL, ये सोशल चॉइस यहाँ पे लिखा है, सोशल चॉइस पे जाना चाहिए। ही सेज दैट रियल मैन और रियल सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। रियल मैन और रियल सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, जस्ट एक यूनिवर्सल थ्योरी नहीं होनी चाहिए। तो अमर्त्य सेन ने कहा नो पॉइंट फॉर यूनिवर्सलिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस, जैसा कि जॉन रॉल्स करता है। एक मतलब सिंगल थ्योरी दे दी गई। ही अमर्त्य सेन सेज देयर आर हार्ड चॉइसेस, जो मतलब कई बार डिफ़िकल्ट चॉइसेस मेक करनी पड़ती हैं। वो 3 बच्चों की स्टोरी भी बताता है। फ्लूट होता है कि भाई एक बच्चा है उसको बहुत अच्छी फ्लूट बजानी आती है, एक बच्चा है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस हिसाब से 3 अलग अलग बच्चे होते हैं। अब फ्लूट एक ही है, तो आपको उन 3 में से एक को देनी पड़ेगी। तो हार्ड चॉइसेस मेक करनी पड़ेंगी आपको कई बार। तो यूनिवर्सलिस्ट थ्योरी है उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज यू हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस इन रियल वर्ल्ड एंड they cannot be done by universalist theories. There should be specific situation based theories. That is very important. Amartya Sen gives concept of niti and nyay. Niti is procedural and nyay is substantive. Okay, and he prefers nyay. जो अमर्त्य सेन है वो प्रोसीजर को फॉलो करता है, नीति। न्याय है वो सब्सटेंस को फॉलो करता है ना, जो रियल उसका जो मीनिंग है। एंड ही सेज दैट फॉर एग्जाम्पल लाइफ ऑफ बुद्ध है दैट वॉज बेस्ड ऑन मिनिमाइजिंग द सफरिंग को कम से कम करने पे बुद्ध ने फोकस किया। तो वो सब्सटेंटिव है ना, वो भले प्रोसीजरल नहीं होगा, तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
कि सब्सटेंस जो है वो हमेशा ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि प्रोसीजर्स के। एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में अल्टीमेटली कम से कम सफरिंग किस चीज़ से हुई, वो सब्सटेंस है ना। आपने प्रोसीजर क्या फॉलो किया कि नहीं किया। मान लीजिए किसी प्रोसीजर है, अमर्त्य सेन का ये कहना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर अर्जुन की बात मानी जाती तो महाभारत का युद्ध बच जाता नहीं होता, ठीक है, तो सफरिंग कम होती लोगों को, वो प्रोसीजर वो सब्सटेंटिव हो गया, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं वो धर्म की बात करते हैं, वो बात करते हैं नीति की, कि नीति क्या है, तो नीति के बेसिस पे जो चीज़ करते हैं उसके बेसिस पे अमर्त्य सेन का ये बोलना है कि उसकी वजह से सफरिंग ज़्यादा हुई, तो कम सफरिंग को चूज़ करना चाहिए था। आई मीन दिस इज़ वेरी वेरी नैरो व्यू, बट वो जो बोल रहे हैं वो हमें जस्ट बोलना पड़ रहा है। तो अमर्त्य सेन का ये बोलना है कि न्याय जो है, सब्सटेंस जो है, मिनिमाइजिंग द सफरिंग, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। और जो जॉन रोल्स हैं वो प्रोसीजर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो नीति पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज दिस लेक्चर। अब हम जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ जॉन रोल्स, उसको पढ़ेंगे हम हमारे अगले वीडियो के अंदर, और फिर देखते हैं कि कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स क्या बोलते हैं जॉन रोल्स के बारे में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके बारे में बताइए, ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ आप इसको शेयर कीजिए, एंड लेट्स मेक इट हैपन, लेट्स ब्रिंग ए चेंज। थैंक यू वेरी मच।